हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम खुद के एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं और उन एपीआईज पे हम क्रूड ऑपरेशंस यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। खुद की एपीआईज क्रिएट करने के लिए हमें हमारे सिस्टम पे सेटअप करना है एक लोकल एनवायरनमेंट जिसमें हमें चाहिए होगा Node.js, npm और JSON सर्वर। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे Node.js। Node.js जब हम इंस्टॉल करेंगे तो npm Node.js के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब npm इंस्टॉल हो जाएगा तो npm यूज करके हम JSON सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है Node.js। तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं Node.js का ऑफिशियल डाउनलोड पेज। तो यहाँ मैंने क्रोम ब्राउजर में Node.js का ऑफिशियल डाउनलोड पेज ओपन कर लिया है https:/nodejs.org/en/download। तो आप लोग भी इस लिंक को ब्राउजर में ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे जब आप नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज का इंस्टॉलर मिलेगा और मैक ओएस का इंस्टॉलर मिलेगा। अगर आपके सिस्टम पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड कीजिए, अगर मैक ओएस है तो मैक इंस्टॉलर डाउनलोड कीजिए। अब चूंकि मेरे सिस्टम पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने ऑलरेडी पहले से विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, तो मैं इसलिए इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। उसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, आपको बस इस पे क्लिक करना है और इसकी जो एमएसआई फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और इसी एमएसआई फाइल को आपको यूज करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे और वहां से हम इसका सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं डेस्कटॉप पे। और ये रहा नोड जेएस का एमएसआई फाइल। अब इस पे मैंने राइट क्लिक किया एंड इंस्टॉल, और ये देखिए यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने और समझने के बाद आप यहाँ पे इसको चेक कर दीजिए। अभी नोड जेएस फ्री सॉफ्टवेयर है। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स नोड जेएस। तो मैंने इसको डिफॉल्ट लोकेशन पे ही रहने दिया है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इंस्टॉल होंगे हमारे सिस्टम पे नोड जेएस के साथ, ये सारी उसकी यहाँ पे लिस्ट है। तो नोड जेएस रन टाइम, कोर पैकेज मैनेजर, एनपीएम पैकेज मैनेजर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट शॉर्टकट, तो जो भी ये डिफॉल्ट आ रहा है मैं सबको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि नोड जेएस के साथ ही एनपीएम पैकेज मैनेजर इंस्टॉल हो जाएगा, हमें इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे, और मैंने अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक ये चेक बॉक्स है, इसको हम अनचेक नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको चेक करेंगे तो और भी जो चीजें हैं सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह वो सब भी इंस्टॉल हो जाएगा जो हमें अभी नहीं चाहिए। सम एनपीएम मॉड्यूल्स नीड टू बी कंपाइल्ड विद सी प्लस प्लस व्हेन इंस्टॉलिंग। इफ यू वांट टू बी एबल टू इंस्टॉल सच मॉड्यूल्स, सम टूल्स पाइथन एंड विजुअल स्टूडियो बिल्ड, ये सब चीजें भी अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप इसको चेक कीजिए। अदरवाइज अभी हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसको अनचेक ही रहने दिया है, ठीक है। हमारा काम बिना इसके ही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में नोड जेएस का जो दो पाथ क्रिएट हुआ होगा उसको वेरीफाई करना है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में चलते हैं। तो उसके लिए यहां से मैंने ओपन किया दिस पीसी, और यहाँ पे मैं करती हूँ राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स वाले सेक्शन में नीचे वाले टैब में यहाँ पे पाथ वेरिएबल होगा। पाथ वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, इसको मैंने किया एडिट, और यहाँ पे हम देख लेते हैं नोड जेएस के पाथ ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये नोड जेएस का पाथ ऐड हो गया है ना, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ऐड हो जाता है। लेकिन अगर बाय चांस ऐड नहीं होता है तो हमें ये पाथ यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसको हमें वेरीफाई करना जरूरी है नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद कि ये जो पाथ है यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ओके, ओके, और ये सारा हमने कर दिया क्लोज।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम वेरीफाई करेंगे Node.js और npm प्रॉपरली सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या कमांड देना है, Node.js के लिए node हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर। तो ये देखिए जो वर्जन का Node.js हमने इंस्टॉल किया है वो वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि Node.js प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया है, ये वाला वर्जन का Node.js सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब npm को चेक करते हैं। तो npm के लिए भी npm हाइफन हाइफन वर्जन एंड एंटर। तो यहाँ पे npm का भी वर्जन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो Node.js और npm दोनों हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे वेरीफाई कर लिया कि सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है JSON सर्वर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें npm यूज करना है JSON सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना है npm इंस्टॉल JSON हाइफन सर्वर, npm इंस्टॉल JSON हाइफन सर्वर एंड एंटर। ये देखिए जेसन का इंस्टॉलेशन, जेसन सर्वर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया और ये कंप्लीट भी हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए जेएसएन फाइल। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ जेएसएन फाइल्स हैं। जेएसएन डेटा फोल्डर के अंदर मेरे पास है जेएसएन फाइल। ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन जो है, वो फाइल का जो टाइप है, फाइल का एक्सटेंशन है, वो जेएसएन फाइल होना चाहिए। ठीक है, फाइल होनी चाहिए वो जेएसएन फाइल होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक यूजर और एक स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे यूजर फाइल ओपन कर रही हूँ। ये देखिए इसमें है हमारे पास डेटा जेएसएन फॉर्मेट में। ठीक है, डेटा हमारे पास इसमें है, यूजर डेटा है जेएसएन फॉर्मेट में। इसमें हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं। ये हो गया हमारा पहला रिकॉर्ड और ये हो गया हमारा दूसरा रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस एपीआई को हमें स्टार्ट करना है यूजिंग जेएसएन सर्वर। ठीक है, हमें इसको स्टार्ट करना है यूजिंग जेएसएन सर्वर। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी जो फाइल होनी चाहिए वो जेएसएन फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अंदर आपका डेटा जेएसएन डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फाइल का एक्सटेंशन है वो जेएसएन होना चाहिए। फाइल का जो टाइप है वो जेएसएन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर डेटा लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने जो भी जेएसएन सर्वर इंस्टॉल किया है उसी को हम यूज करेंगे। तो मैं अभी इसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, अब जहां भी हमारी जेएसएन फाइल है, ठीक है, हमारी जेएसएन फाइल कहाँ है, जेएसएन डेटा फोल्डर में है। तो यहाँ पे हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे cmd। और यहाँ पे इस लोकेशन पे हम आ गए, जहां पे हमारी जेएसएन फाइल है ना, हम उस लोकेशन पे आ गए। ठीक है, अब यहां से हमें स्टार्ट करना है हमारी एपीआई को। तो स्टार्ट करने के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, जेएसएन हाइफन सर्वर, और जो भी हमें एपीआई स्टार्ट करना है, जो भी हमारी जेएसएन फाइल का नाम है, यूजर डॉट जेएसएन। ठीक है, एंड एंटर। अब ये देखिए, ये जो हमारा सर्वर है ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब आपको इस विंडो को क्लोज नहीं करना है, आपको इस विंडो को क्लोज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। इस विंडो को क्लोज नहीं करना है। आप आगे आपको जो भी काम करना होगा, इस एपीआई पे आपको जो भी ऑपरेशन करना है, आपको इस विंडो को मिनिमाइज करके करना है, लेकिन इसको क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन ही रखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जेएसएन फाइल लोड हो गया और ये हमारा एक रिसोर्स है यूजर, और ये हमारा होम है। ये 300 तक 3000 तक ये है हमारा होम। यहाँ पे आ गया ना, ये है हमारा होम। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ ब्राउजर में। ये देखिए ये हमारा हो गया रिसोर्स। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए आ गया ना जो डेटा हमारा फाइल में, जो दो हमारे रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए ना, जेएसएन डेटा हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक बार सर्वर को स्टार्ट कर दिया आपने, जो आपकी एपीआई है आपने एक बार स्टार्ट कर दी, तो आपको उसको अब क्लोज नहीं करना है इस विंडो को। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पे करेंगे क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, क्रूड ऑपरेशन मतलब क्रिएट करेंगे हम, जो हमारी एपीआई है हम इस पे क्रूड ऑपरेशन करेंगे। तो हम रेस्ट एश्योर्ड यूज करके हम इसमें क्या क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, हम रीड करेंगे डेटा को, हम डेटा को क्रिएट करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। ये सारे होते हैं ना क्रूड ऑपरेशंस हमारे। डेटा को हम, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट। क्रिएट कैसे करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होता है एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट। रीड करने के लिए गेट रिक्वेस्ट। अपडेट करने के लिए पुट या पैच रिक्वेस्ट।
डिलीट करने के लिए डिलीट रिक्वेस्ट। तो हम ये सारे ऑपरेशंस करेंगे इस एपीआई पे। ठीक है, ये है हमारा एपीआई जिसको हमने स्टार्ट कर लिया है। अब ये अप है, ये रनिंग है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, जहां भी हमारा ये एपीआई है, जहां भी हमारी ये जेएसएन फाइल है, वहां पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और हमने ये कमांड टाइप किया, जेएसएन हाइफन सर्वर, और जो भी एपीआई है, जो भी जेएसएन फाइल है, वो जेएसएन फाइल का हमने यहाँ पे नाम दिया। अब मैंने इसको कर दिया है मिनिमाइज। और अब हम क्रूड ऑपरेशन करने के लिए एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो डेस्कटॉप पे ये रहा आइकन एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे मुझे वर्क स्पेस चेंज करना है। डेस्कटॉप पे है वर्क स्पेस, जो वर्क स्पेस हम पहले के सेशन में यूज करते आ रहे हैं, हम वही वर्क स्पेस लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर एंड लॉन्च। ये वर्क स्पेस हमने पहले के सेशन में भी हमने यही वर्क स्पेस यूज किया है रेस्ट एश्योर्ड के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो मैंने वही सेम वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लिया है एंड लॉन्च। और पहले के सेशन में हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं रेस्ट एश्योर्ड की, टेस्ट एनजी की, वो सारी हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में अपडेट की हुई है। एक्लिप्स आईडी में टेस्ट एनजी का प्लगइन भी इंस्टॉल किया हुआ है। ये सारा हमने सिस्टम सेटअप हमने सारा पहले के सेशन में कर लिया है। अभी जो फाइल्स हमें नहीं चाहिए, मैं उन फाइल्स को, सारी फाइल्स को मैं क्लोज कर देती हूँ। अब जैसा कि हर सेशन में हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, तो ये एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे। पहले के जितने भी सेशंस हुए हैं, सबके लिए हमने एक नया पैकेज क्रिएट किया है, तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर पर राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज। पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 19, क्योंकि आज 19 सेशन है, एंड फिनिश। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करना है, तो सेशन 19 पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास। यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं एपीआई टेस्टिंग, ओन एपीआई टेस्टिंग, ओन एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, और इसमें हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम टेस्ट एंजी यूज कर रहे हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए, एंड फिनिश। तो हमने क्लास क्रिएट कर लिया ओन एपीआई टेस्टिंग के नाम से। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो टेस्ट मेथड क्रिएट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट हो गया पब्लिक वॉइड, फिर टेस्ट मेथड का नाम, यहाँ हम दे देते हैं टेस्ट मेथड के नाम में, सबसे पहले हम गेट कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, रीड यूजर डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक रीड यूजर डेटा के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया। अभी जो हमने मेथड क्रिएट किया है, ये है एक टेस्ट मेथड, तो हमें क्या करना है, मेथड के ऊपर यहाँ पे @ टेस्ट एनोटेशन यूज करना है, जिससे कि टेस्ट एनजी को पता चल जाए कि ये एक टेस्ट मेथड है। और यहाँ पे हमें साथ साथ टेस्ट एनजी का पैकेज भी इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट टेस्ट ऑल डॉट टेस्ट एनजी डॉट एनोटेशंस हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिक्वेस्ट स्पेक इक्वल्स। अब रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, ये है एक इंटरफेस। तो हमें अभी रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस कैसे मिलेगा, तो उसके लिए रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, गिवन मेथड है, ये हमें रेस्ट एश्योर्ड का रेफरेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, उसको हम स्टोर कर लेंगे इस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के इस ऑब्जेक्ट में। क्रिएट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। अब आगे हम इसी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना है यूआरएल। तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट बेस यूआरआई। अब यहाँ पे देखिए बेस यूआरआई क्या होगा, बेस यूआरआई हम ये ले लेते हैं, जो हमारा होम है ना, ये है हमारा बेस यूआरआई। ठीक है, यहाँ डबल कोट्स में ये हो गया हमारा बेस यूआरआई। अब इसके बाद हमें देना है बेस पाथ।
डॉट बेस पाथ, डबल कोट्स में, अब बेस पाथ स्लैश यूजर्स। ठीक है, जो रिसोर्स है हमारा यहाँ पे ये हो गया हमारा बेस पाथ स्लैश यूजर्स, एस है ना, यूजर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और हमने यहाँ पे यूआरएल भी स्पेसिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमें परफॉर्म करना है गेट रिक्वेस्ट। तो उसके लिए रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा, ये हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, तो इसके रिटर्न को हम एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। रिस्पॉन्स, हमने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, साथ साथ इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर से, जब हम गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, उसको हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। अब हम रिस्पॉन्स बॉडी को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स डॉट प्रिटी प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटस कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट के, जब हम गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 200 होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट केसेस भी क्रिएट किए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल में कुछ टेस्ट केसेस है हमारे पास यूजर एपीआई के लिए। तो सबसे पहला है रिक्वेस्ट टाइप, गेट रिक्वेस्ट टाइप के लिए ये हो गया हमारा यूआरआई, और चूंकि ये गेट रिक्वेस्ट है तो कोई पेलोड नहीं है इसके लिए एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एनए लिखा हुआ है पेलोड में। और ये है इसका रिस्पॉन्स पेलोड कि हमें रिस्पॉन्स बॉडी कैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स पेलोड, और 200 है हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो अब रिस्पॉन्स पेलोड को हमने प्रिंट कर लिया है, अब स्टेटस कोड को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम assert स्टेटमेंट यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए। assert डॉट assert इक्वल, और यहाँ पे हम टेस्टng का assertion यूज करेंगे, JUnit का नहीं यूज करेंगे, हम टेस्टng का assertion यूज करेंगे। तो हमने टेस्टng का assertion हमने इसमें इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे टेस्टng का assertion इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट org.testng, assert org.testng। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्चुअल, तो एक्चुअल तो हमें इस रिस्पॉन्स से मिलेगा, एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, इस मेथड से हमें एक्चुअल स्टेटस कोड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड, उसके बाद यहाँ पे असर्शन एरर मैसेज। जब असर्शन फेल होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रिंट होगा, चेक फॉर स्टेटस कोड, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। ठीक है, तो अब हमारा एक कोड हो गया है कंप्लीट, जो हमारा टेस्ट मेथड है ये हो गया हमारा कंप्लीट, रीड यूजर डेटा। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्टng टेस्ट। और ये रहा कंसोल पे इसका आउटपुट, ये देखिए, ये रहा रिस्पॉन्स बॉडी, है ना, यही था ना रिस्पॉन्स बॉडी इसमें हमारा, ये है जेएसएन डेटा, ये रहा यूजर। ठीक है, यही है ना रिस्पॉन्स बॉडी, यही जो है जो डेटा है, यही है ना एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हमें जो भी डेटा था वो हमें
फेच होकर के मिल गया, ठीक है। और फिर हमने स्टेटस कोड वेरीफाई किया, तो स्टेटस कोड चूंकि 200 मिला है हमें, तो यहाँ पे जो टेस्ट केस है हमारा ये पास हो गया। तो इस तरीके से हमने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर लिया, डेटा रीड कर लिया। अब नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन है, इसी टेस्ट केस फाइल में देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिएट ऑपरेशन के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट। क्रिएट ऑपरेशन के लिए है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अभी हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, ये हो गया हमारा पहला रिकॉर्ड और ये हो गया हमारा दूसरा रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें इसमें एक तीसरा रिकॉर्ड और क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ नेम देंगे और एज देंगे और आईडी अपने आप जनरेट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें अनिल का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो हमने नेम में दे दिया अनिल और एज में दे दिया 35, ठीक है। ये है अनिल का डेटा। तो रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, हमें आईडी अपने आप जनरेट होके मिलेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ID 1 यूज हो चुका है, ID 2 भी यूज हो चुका है। अब थर्ड आईडी क्या होना चाहिए, ID 3 होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ID 3 जनरेट होकर के अपने आप मिलना चाहिए सर्वर से, ठीक है। तो हमने तो जो डेटा जनरेट किया अनिल का वो तो मिलेगा ये रिस्पॉन्स में, प्लस साथ में हमें एक आईडी भी मिलेगा ऑटोमेटिकली जनरेट होके। और जो हमारा स्टेटस कोड होगा वो हमें मिलना चाहिए 201, जो सक्सेसफुल रिकॉर्ड क्रिएशन का स्टेटस कोड है सर्वर साइड से, ठीक है। तो ये हमें ऑपरेशन करना है, क्रिएट करना है यूजर को हमें सर्वर साइड पे, जिसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। और ये है हमारा यूआरएल, ठीक है, ये है हमारा यूआरएल। तो चलते हैं आईडी में, एक्लिप्स आईडी में, और इसके लिए हम कोड राइट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। और इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे रीड की जगह पे कर देते हैं क्रिएट यूजर डेटा। क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर कर दिया हमने टेस्ट मेथड का नाम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इस मेथड में भी हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करना है, यूआरएल हमें स्पेसिफाई करना है। सेम ही यूआरएल रहने वाला है ना, सेम ही यूआरएल रहने वाला है। जो गेट मेथड का था, जो गेट रिक्वेस्ट का था, वही पोस्ट रिक्वेस्ट का यूआरएल रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे कोड हमारा रिपीट हो रहा है। जो हमने यहाँ पे रीड यूजर डेटा में कोड राइट किया था, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करने का कोड और यूआरएल स्पेसिफाई करने का कोड, ये दोनों कोड दोनों ही मेथड में रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक सेपरेट मेथड में हम डाल देते हैं, एक हम डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेटअप डिफॉल्ट। और यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है उसको मैं यहाँ से रिमूव करके ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो सेटअप डिफॉल्ट मेथड में हमने रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर लिया और यूआरएल हमने स्पेसिफाई कर लिया। अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट सेटअप कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रेस्ट, यहाँ पे हम डिफॉल्ट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन सेटअप करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड डॉट रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन इक्वल्स दिस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। अब जब तक हम रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, यही रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाकी के टेस्ट मेथड में। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड क्रिएट किया है, हमें इस मेथड को इस क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं उन सबके एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट करना है, जिससे कि ये डिफॉल्ट पहले ही सेटअप हो जाए। टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ये डिफॉल्ट मेथड एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए टेस्ट एनजी में क्या होता है, उसके लिए होता है टेस्ट एनजी में @ बिफोर क्लास एनोटेशन। जिस मेथड के साथ बिफोर क्लास एनोटेशन अटैच्ड होता है, जैसे कि हमने इसका भी पैकेज इंपोर्ट किया है, आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे रेड आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसका बस पैकेज इंपोर्ट कर दिया है बिफोर क्लास का, ठीक है, ताकि एरर भी चला गया और इसका पैकेज भी इंपोर्ट हो गया। अब हमने इस मेथड के ऊपर राइट किया है @ बिफोर क्लास एनोटेशन, ये टेस्ट एनजी का एनोटेशन है। तो अब क्या होगा, इस क्लास में
ये जो क्लास है हमारी ओन एपीआई टेस्टिंग क्लास, इस क्लास के जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं उनके एग्जीक्यूशन से पहले ये वाला टेस्ट मेथड, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेटअप डिफॉल्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट सेटअप हो जाएगा, उसके बाद बाकी के टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो डिफॉल्ट हमने कर लिया। अब हमें रीड यूजर डेटा में क्या करना है? यहाँ पे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन तो है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रेस्ट, हमने तो डिफॉल्ट सेटअप कर दिया ना रेस्ट एश्योर्ड स्पेसिफिकेशन में। अब हमें बस यहाँ पे सिर्फ मेथड को कॉल करना है, रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पे 3 टाइम्स ऐसा आ गया। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गेट मेथड। गेट मेथड से हमें क्या मिल जाएगा? रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को कंसोल पे प्रिंट कर लिया और हमने यहाँ पे स्टेटस कोड भी वेरीफाई कर लिया। अब हमारा क्या है, मेथड बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्रिएट करने वाला काम था और यूआरएल स्पेसिफाई करने वाला काम था, वो हमने एक बार सेटअप डिफॉल्ट मेथड में ही कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट असाइन कर दिया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन को हमने यहाँ पे डिफॉल्ट असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सेम यही काम हमें क्रिएट यूजर में करना है, सेम यही काम हमें क्रिएट यूजर में करना है। बेस पाथ भी हमने यहीं पे स्पेसिफाई कर दिया, हमें अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये सारा हमारा यहाँ से हो जाएगा डिलीट, ये हो गया डिलीट। यहाँ पे परफॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है। लेकिन अब यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए। हमें यहाँ पे एक जेएसएन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करना है, वो हम अभी इसके रिक्वेस्ट को पोस्ट करने से पहले हम करेंगे। तो हमने सेशन 3 में एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, तो ये कोड मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। हमने एक जेएसएन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जेएसएन ऑब्जेक्ट के लिए ही हम लोगों ने जेसन सिंपल की डिपेंडेंसी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड की थी, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का सेशन 3 देखा है तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हमने जेसन सिंपल की डिपेंडेंसी ऐड की थी ना, वो जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जेसन डेटा क्रिएट करने के लिए हमने जेसन ऑब्जेक्ट का हमने एक जेसन ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे पुट मेथड यूज करके हमें डेटा ऐड करना है। तो जो हमारा डेटा है उसमें हमें ऐड करना है नेम में अनिल और एज में 35। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में हम यहाँ कर देते हैं अनिल, ये हो गया हमारा की, ये हो गया की का वैल्यू, और यहाँ पे की एज, और यहाँ पे एज की वैल्यू ये न्यूमेरिक है तो यहाँ पे हमने नंबर में 35 डाल दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जेएसएन डेटा क्रिएट कर लिया जो भी हमें सर्वर साइड पे क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी यूजर हमें क्रिएट करना है उसका हमने यहाँ पे जेएसएन फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हमें ये बेस यूआरआई तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो डिफॉल्ट में एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हमें रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, और यहाँ पे जो हमारे जेएसएन डेटा है ये है जेएसएन फॉर्मेट में, इसलिए हमने यहाँ पे हेडर एक क्रिएट किया है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेएसएन, और यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप भी स्पेसिफाई किया है कंटेंट टाइप डॉट जेएसएन। ये सब कुछ हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग इस सीरीज में शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये सारा तो पहले से पता होगा। ठीक है, ये सारा रिपीट ही है, सारा कैसे क्रिएट करते हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके पास करना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा रिक्वेस्ट बॉडी, ये हो गया हमारा कंटेंट टाइप, ये हो गया हमारा हेडर। ठीक है, हेडर स्पेसिफाई कर दिया हमने, कंटेंट टाइप स्पेसिफाई कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे बॉडी स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद हमें इस रिक्वेस्ट को पोस्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे पोस्ट मेथड हमने कॉल कर लिया। अब जब हम रिक्वेस्ट को पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, तो इसके रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। और अब हमें इस स्टेटमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स पोस्ट हो गया, यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट पोस्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर लिया। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दिया। अब रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया,
और यहाँ पे हमने स्टेटस कोड वेरीफाई करना है। तो स्टेटस कोड क्या आना चाहिए? स्टेटस कोड आना चाहिए 201। ठीक है। आईडी हमें रिस्पॉन्स बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के मिलेगा, हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस कोड वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेटस कोड होना चाहिए 201। तो हमारे यहाँ पे दो टेस्ट मेथड हो गया रेडी। पहला हो गया रीड यूजर डेटा और दूसरा हो गया क्रिएट यूजर डेटा। ठीक है, अब हम दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो यहाँ पे अ, यहाँ पर एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है, दूसरा वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वो देखते हैं क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट मेथड्स हैं, रीड यूजर डेटा एंड क्रिएट यूजर। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। हाँ देखिए, अभी इस बार देखिए हो गया था एग्जीक्यूट। ये थर्ड यूजर भी क्रिएट हो गया और क्रिएट यूजर हुआ पहले एग्जीक्यूट। जब क्रिएट यूजर एग्जीक्यूट हुआ तो थर्ड यूजर क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये थर्ड यूजर अपने आप क्रिएट हो गया, अनिल एज 35। ठीक है। और दोनों ही हमारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुल रहे हैं, दोनों ही टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। ग्रीन टिक दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि दोनों ही टेस्ट हमारे सक्सेसफुल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने खुद के जो एपीआईज क्रिएट किए हैं उन पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा, और एक चीज और दिखाती हूँ आपको। ये जो हमारी जो जेएसएन फाइल थी उसमें भी अपडेट साथ साथ हो रहा है। ये देखिए यूजर फाइल है ना, अभी जो हमने थर्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है बाय यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, वो भी यहाँ पे जेएसएन फाइल में यहाँ पे अपडेट हो गया है। और यहाँ पे हमारा सर्वर चल रहा है। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पुट रिक्वेस्ट। तो पुट रिक्वेस्ट में ये हो गया हमारा यूआरआई। तो यहाँ पे बेस पाथ तक तो सही रहेगा, पर यहाँ पे हमें जिस भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है उस रिकॉर्ड का हमें आईडी देना है। तो यहाँ पे हमने आईडी 3 दिया है क्योंकि हमें अनिल का रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो अभी भी हमने जो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करके हमने जो अनिल का रिकॉर्ड क्रिएट किया है, हम इसी को अपडेट करते हैं। अपडेट में क्या करेंगे, हम एज को हम सेट कर देंगे 40। पहले हमने जब क्रिएट किया था तब हमने 35 सेट किया था, अभी हम एज को हमें चेंज करके 40 करना है, ये अपडेट करना है हमें। ठीक है। तो जब हम अपडेट करेंगे, जब हम पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा ये जेएसएन डेटा, जिसमें हमारे पास नाम होगा, एज होगा और जो आईडी हम अपडेट कर रहे हैं वो आईडी भी होगा, और रिस्पॉन्स कोड मिलेगा 200। ठीक है। तो ये हमें वेरीफाई करना है, रिस्पॉन्स कोड हमें वेरीफाई करना है। तो चलते हैं एक्लिप्स आईडी में और हम ये पुट रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम इस क्रिएट यूजर का ये जो हमने टेस्ट मेथड क्रिएट किया है, इसको ही कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। अपडेट यूजर, और ये जेसन डेटा तो ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे मैंने कर दिया 40 और ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे पोस्ट की जगह पुट, और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स कोड वेरीफाई कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं, वो है आईडी की, कौन से आईडी को हमें अपडेट करना है। तो वो कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ पे जो पुट रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, परफॉर्म किया है, इसी में हम यहाँ पे /3, ठीक है, जिस भी आईडी को हमें अपडेट करना है वो हम यहीं पे ऐसे पास करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे स्टेटस कोड होना चाहिए 200, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 200 कर दिया हमने। एंड आई थिंक ये हमारा कोड हो गया है कंप्लीट। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास, अब हमें यूजर को क्रिएट नहीं करना है, तो ऐसा करते हैं हम इसको डिसेबल कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं डिसेबल।
enabled इक्वल्स फॉल्स। तो अब ये टेस्ट केस हमारा हो गया डिसेबल। तो हमारे पास अब दो टेस्ट केस है, एक अपडेट यूजर और दूसरा रीड यूजर। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो यहाँ पे अपडेट हो गया और फिर रीड भी हो गया, दोनों का हम देखते हैं आउटपुट। तो ये देखिए, ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया है ना, इसके ऊपर हम एक मैसेज भी राइट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो रहा है। ये है अपडेट का रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, थर्ड आईडी अपडेट हुआ था ना, तो ये है अपडेट का रिस्पॉन्स बॉडी, और ये है रीड का रिस्पॉन्स बॉडी। क्योंकि अपडेट होने के बाद पहले 35 था एज, यहाँ पे ये 40 हो गया, ठीक है। ये है रीड अपडेट का रिस्पॉन्स बॉडी, अपडेट यूजर का रिस्पॉन्स बॉडी, और ये है रीड यूजर का रिस्पॉन्स बॉडी। यहाँ पे हम एक मैसेज भी एंटर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे रिस्पॉन्स अपडेट यूजर, ठीक है। वैसे ही क्रिएट के लिए भी कर देते हैं, रिस्पॉन्स बॉडी ऑफ क्रिएट यूजर एंड रिस्पॉन्स बॉडी ऑफ रीड यूजर। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए, रिस्पॉन्स बॉडी ऑफ अपडेट यूजर, अपडेट होने के बाद आईडी थर्ड को हमने अपडेट किया, एज 40 किया, एंड रिस्पॉन्स बॉडी ऑफ रीड यूजर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि पुट रिक्वेस्ट हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद है डिलीट रिक्वेस्ट। तो डिलीट रिक्वेस्ट में जो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी तो कुछ भी नहीं होगा, और रिस्पॉन्स में भी कुछ भी नहीं आएगा रिस्पॉन्स बॉडी में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डिलीट हो गया है। और यहाँ पे हम आईडी 3 को डिलीट कर रहे हैं। तो जो हमने यूजर आईडी क्रिएट किया है, हमने जो यूजर क्रिएट किया है अनिल का, हम उसको ही डिलीट कर रहे हैं। और जो हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड है वो है 200, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चलते हैं वापस एक्लिप्स आईडी में। तो सेम हम इसी को कॉपी करके इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट, और यहाँ अपडेट की जगह मैंने कर दिया डिलीट यूजर। और यहाँ हमें जेएसएन डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूजर को डिलीट करना है, हमें सिर्फ आईडी चाहिए, ठीक है ना, हमें सिर्फ आईडी चाहिए। इसकी भी जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्स बॉडी की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेस्ट एश्योर्ड डॉट डिलीट, डिलीट आईडी 3, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए किया मैंने, और यहाँ पे हम सॉरी डिलीट वाले में कर रहे थे ना हम काम, हाँ। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट कर लिया, यहाँ पे मैसेज में चेंज कर देते हैं, अपडेट की जगह डिलीट यूजर। और कंसोल पे हम रिस्पॉन्स बॉडी हमने प्रिंट कर लिया, यहाँ स्टेटस कोड वेरीफाई कर लिया, ठीक है, दैट्स इट। परफॉर्म डिलीट रिक्वेस्ट। परफॉर्म यहाँ पे हमने पुट रिक्वेस्ट किया था, ये अपडेट के लिए ना हमने पुट रिक्वेस्ट किया था, कमेंट में चेंज करना भूल गई थी मैं, ठीक है। सारा का सारा कोड जो भी हमने आज राइट किया है, सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। अब डिलीट यूजर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट करने से पहले हम अपडेट यूजर टेस्ट मेथड को हम डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि यूजर डिलीट हो जाएगा तो फिर अपडेट हम कैसे करेंगे। या तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, या फिर अपडेट में हम कोई और डेटा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपडेट में हम यूजर, या फिर डिसेबल ही कर देते हैं इसको, enabled इक्वल्स फॉल्स, ठीक है।
तो हमने क्रिएट यूजर और अपडेट यूजर दोनों को ही डिसेबल कर दिया। हमारे पास सिर्फ दो टेस्ट मेथड एनेबल्ड है, रीड यूजर डेटा एंड डिलीट यूजर। सिर्फ दो टेस्ट मेथड्स अभी एनेबल्ड हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो ये देखिए यूजर डिलीट हो गया है, तो यहाँ पे हमें एम्प्टी रिस्पॉन्स बॉडी मिला है, कुछ भी नहीं मिला। और ये रीड यूजर में भी सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि थर्ड यूजर तो हमने डिलीट कर दिया है, सिर्फ दो ही यूजर का डेटा है, अनिल का डेटा तो अभी हमने डिलीट कर दिया है ना। और यहाँ पे ये है इसका टेस्ट एनजी रिजल्ट, डिलीट यूजर एंड रीड यूजर दोनों ही पास हो गए हैं। दोनों में स्टेटस कोड हमारा वेरिफिकेशन पास हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम खुद के एपीआईज हम क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।